मैंने चींटी की लड़ाई में मदद करते समय छोटे लोगों के देश का प्रवेश द्वार अचानक खोज लिया और मैंने एक अंडा फेंका जिससे पूरे गांव के 50 लोग 3 दिन तक खा सके। इसलिए यहाँ के लोग मुझे भगवान मानते हैं और मैं उन्हें रोज खाना देता हूँ। बाद में मैंने एक अंगूठे की लड़की को अनजाने में बचाया और तब पता चला कि यह छोटा देश वास्तव में एक दृष्टि उत्सव है, क्योंकि मैंने चींटी के बिल में एक सुगंधित रेत पाया और उत्साहित होकर उसे घर लाया तो वहां मुझे चलने वाले छोटे लोग मिले, पीली रेत से भरी जमीन पर। मैं कभी कभी कुछ जंगली सब्जियों की हरी पत्तियां पाता हूं जो मुझे बौबे की तरह खुश कर देती हैं। लेकिन जब लड़की गांव लौटती है तो मेरे कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। फिर मैं देखता हूं कि गांव के बाहर अचानक एक समूह छोटे लोग आ रहे हैं, हाथ में जंग लगे तलवारें लिए। वे गांव में घुसते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, क्या तुम लोग सुन रहे हो? अपने घर का अनाज सब मेरे पास भेज दो। लड़की के घर का दरवाजा एक जोरदार लात से खुल गया। उसे और उसकी मां को बाहर खींच लिया गया। दोनों रोने लगे, राजा कृपया हमें छोड़ दो, हमारे पास सच में खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम देख रहे हो, हम घास की जड़ें खा रहे हैं। लेकिन पहाड़ी डाकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर लड़की पर थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम घास की जड़ें खा रहे हो या पेड़ की छाल। अगर तुम अनाज नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें एक ही वार में काट दूंगा। यह सुनकर लड़की डर लाल दवा दूर से छिड़क दी गई। फिर उसने फिर से लड़की की ओर चाकू चलाया। यह देखकर मैं और नहीं रुक सका। मैंने दृश्य बॉक्स का ढक्कन उठाया और हाथ डालकर एक उंगली से उड़ा दिया। इसी समय दामिंग साम्राज्य के गांव जिया गांव में आसमान के बादलों में अचानक एक विशाल हाथ निकला। लड़की गांव ये को महसूस हुआ कि कुछ चीजें सूरज की रोशनी को छिपा रही हैं। उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ सिर उठाया और देखा कि एक विशाल हाथ तेजी से वह सीधे गांव ये के बगल से उड़कर बाहर निकला, आसमान में से गुजरा और गांव के बाहर पीली रेत पर गिर गया। एक जोरदार आवाज के साथ वह गिरा और उसकी सारी हड्डियां टूट गईं। आसमान में भी हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। घृणित डाकू। फिर वह हाथ बादलों में वापस चला गया और गायब हो गया। इस समय गांव ये रोना भी भूल गया और चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। बाकी डाकू ने देखा कि उसका साथी अचानक उड़। छोटी लड़की, तुमने अभी क्या किया? गांव ये अपनी मां के शव को गले लगाए हुए है। एकदम भ्रमित होकर सिर हिलाता है। नहीं कहूंगा, मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए बहुत तरीके हैं। डाकू का नेता एक कदम आगे बढ़ता है और अपने जंग लगे चाकू को उठाकर काटने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगले ही क्षण डाकू का नेता एक चीख के साथ अचानक गायब हो जाता है। बाकी डाकू हैरान रह जाते हैं। एक समूह गांव ये की ओर चिल्लाने लगता। केवल वह ही उस विशाल हाथ को देख सकता था। उसने आसमान में बादलों की ओर देखा। उसने देखा कि बादल के बीच में एक आदमी का चेहरा धुंधला सा लटका हुआ है, जैसे कोई देवता मानवता को देख रहा हो। इसलिए उसने अपनी मां के शव को नीचे रखा और आसमान की ओर झुककर प्रार्थना की, हे देवता, हमारी मदद करें। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज आसमान से गिर रही है। डाकू डरकर सभी डाकू धूल में दबकर मर गए। दृश्य बॉक्स में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। गांव के सभी टूटे घरों के दरवाजे खुल गए। गांव के छोटे लोग घरों से बाहर आए और उन डाकुओं के चारों ओर घूमने लगे जिन्हें मैंने कुचल दिया था। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे और साथ ही आसमान की ओर देखते रहे। कुछ लोग लड़की छोटे लोगों के चारों ओर घूमकर कुछ खोज रहे थे। उनकी आवाजें सभ्य थीं। अगर वे जोर से उन्होंने डाकू छोटे लोगों के हथियार और कपड़े उतार दिए। एक घर में एक हथियार बांटा गया और फिर गांव के बाहर एक गड्ढा खोदकर इन शवों को दफनाया गया। फिर उन्होंने कुछ लकड़ी काटी और अपने गांव के कब्रों के सामने एक कब्र का पत्थर बनाया। लेकिन गांव में ऐसा लगता है कि कोई भी पढ़ना नहीं जानता। कब्र के पत्थर पर एक भी शब्द नहीं लिखा गया। केवल चाकू से कुछ घुमावदार निशान बनाए गए ताकि पहचान सकें कि यह किसका है। लड़की छोटे लोग एक कब्र के सामने। रात तक मैं आराम करने नहीं गया। अगले दिन सुबह उठकर मैंने 2 अंडे उबाले और दृश्य बॉक्स के सामने आया। अंदर के छोटे लोग काम करने लगे थे और वह लड़की छोटे लोग फिर से बांस की टोकरी लेकर गांव के बाहर घास की जड़ें खोजने गई थी। उसने कल अपनी मां को
खो दिया था। उसे अभी भी दुख से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसे भोजन खोजने के काम में शामिल होना पड़ा। गांव ये इस रेतीली जमीन पर आधे दिन से खोज रही थी। उसके हाथ और पैर थकने लगे थे और उसका शरीर, उसे नहीं पता था कि वह कब तक और सहन कर सकेगी, लेकिन उसे पता था कि यह दिन तेजी से करीब आ रहा है। तभी आसमान में एक आवाज सुनाई दी, यह लड़की कितनी दुखी है। आवाज सुनकर गाओ ये ने अचानक सिर उठाया और देखा कि बादलों में एक युवा आदमी का चेहरा उभर आया। लड़की जानती थी कि वह बच गई है। उसने फिर से श्रद्धा से झुककर प्रार्थना की, है देवता, मैं बहुत भूखी हूं, मैं और नहीं सहन कर सकती। वह चुपचाप देवता के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि बादलों में वह आदमी का चेहरा गायब हो चुका था। क्या देवता मुझे मदद नहीं करना चाहते? शायद कल उन्होंने उन दुष्ट डाकुओं को मारने में मेरी मदद की थी। बस देवता का मन अचानक आया था। अगर वह हर बार मदद करते तो दुनिया में कोई दुख क्यों होता? फिर उसने सोचा, मैंने देवता को कभी कुछ नहीं चढ़ाया, वह क्यों मेरी मदद करेगा? उसने दांतों को काटा और घास की जड़ें खोजने लगी। दूसरी ओर मैंने दृश्य बॉक्स के पास खड़े होकर रसोई में प्रवेश किया। चूल्हे पर आग जल रही थी और बर्तन में पानी उबल रहा था। मैंने अभी पानी में 2 अंडे डाल दिए थे जो लगभग उबल चुके थे। एक हाथ में एक अंडा लेकर मैं दृश्य बॉक्स के सामने आया। बॉक्स में लड़की छोटे लोग अभी भी पीली रेत पर कठिनाई से खोज रही थी। मैंने धीरे से कहा, लड़की छोटे लोग पूरी तरह से चौंकी। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। बादलों के बीच एक विशाल हाथ नीचे आया और एक विशाल उबला हुआ अंडा उसके सामने पीली रेत की दीवार पर रख दिया। गांव ये ने मुंह खोला और सामने उस प्राचीन विशाल अंडे को देखकर डर के मारे कई कदम पीछे हट गई। यह अंडा है, गांव ये ने विश्वास नहीं करते हुए कहा। हाँ, अंडा, मैंने इसे उबाल दिया है, तुम इसे सीधे खा सकती हो। गांव ये ने देवता के मधुर शब्द सुने और अंततः हिम्मत जुटाई। वह अंडे के पास गई और उसके खोल पर हाथ से थपथपाया। खोल ने एक गहरी आवाज निकाली, जैसे एक विशाल चट्टान को थपथपाना। उसने एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से अंडे के खोल पर मारा। बूम! पत्थर टूट गया, लेकिन अंडे का खोल बिल्कुल भी नहीं टूटा। अंडे के खोल को पत्थर से भी कठिन देखकर जब मैंने अंडे के खोल को साफ किया और उसे लड़की छोटे लोगों के सामने रखा तो लड़की की आंखें बड़ी हो गईं। क्या यह सच में एक उबला हुआ अंडा है? लेकिन यह बहुत बड़ा है, लगभग 3 जाम लंबा। गांव ये ने अचानक उस पर कूद कर एक काट लिया। स्वादिष्ट, यह बहुत अच्छा है। यह तो जमींदार के बेटे के लिए खाने की चीज है, लेकिन अब यह इतनी बड़ी है कि मुझे इसे खाने का मौका मिला। गांव ये ने 3 या 2 कौर में उबले अंडे पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। अंडे का सफेद हिस्सा चबाया गया और अंदर का अंडे का पीला हिस्सा दिखाई देने लगा। उसने अपना पूरा सिर अंडे में डाल दिया और बड़े बड़े कौर में अंडे के पीले हिस्से को चबाने लगी। उसके मुंह से संतोष की आवाजें निकलने लगी। वह खुशी से खा रही थी और मैं भी खुशी से था। अंततः मैंने इस गरीब लड़की की मदद की। लेकिन क्या मैंने जो अंडा दिया है वह बहुत बड़ा है? वह इसे खत्म नहीं कर पाएगी। अब तो जुलाई का मौसम है, एक रात रखने पर अंडा। उसने डरते हुए कहा, क्या मैं गांव वालों को भी बुला सकती हूं ताकि वे भी खा सकें? मैं अकेले इसे नहीं खा सकती, कल तक यह खराब हो जाएगा। हाँ, छोटे गांव वाले आ सकते हैं। गांव ये ने एक बार झुककर कहा, धन्यवाद देवता। जब वह भरपेट खा लेगी तो उसे भी ताकत मिलेगी। वह दौड़कर गांव की ओर गई। ज्यादा समय नहीं लगा। गांव में 42 लोग, सभी उस विशाल उबले अंडे के अगर अंडे पर एक छिद्र न होता तो वे अंडे के पीले हिस्से को साफ साफ देख सकते थे। वे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। यह एक उबला हुआ अंडा है जो खोल में है। शैंडान सबसे आगे खड़ा है, उसके चेहरे पर संदेह है। एक रात तुमने कहा कि यह विशाल उबला हुआ अंडा भगवान द्वारा दिया गया है। गोये ने सिर हिलाया और आसमान की ओर इशारा किया। यह वही भगवान है जिसने हमें लुटेरों से बचाया। गोजात्सुरन के लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। कल की घटना जैसे अभी भी उनके सामने है। उन दुष्ट चोरों को अदृश्य दबाव से मांस की पकौड़ी में बदल दिया गया।
खून बिखरा हुआ था। उसने दावा किया कि उसने एक दिव्य देवता को बादलों से नीचे उतरकर एक एक करके डाकुओं को मार गिराते हुए देखा था, मगर किसी और ने यह नहीं देखा था। नतीजतन गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी बातों पर कितना यकीन करें। अचानक ठीक एक दिन बाद ही गांव ये एक और विशाल अंडा ले आया। इस बार भी उसने दावा किया कि यह उस दिव्य देवता का ही दिया हुआ तोहफा है। अपने सामने रखे उस अंडे को देखते बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। गांव के मुखिया ने कहा, गांव ये ऐसा लगता है कि स्वर्ग के देवता तुम पर विशेष कृपा रखते हैं। उन्होंने खुद को सिर्फ तुम्हें दिखाने का फैसला किया, जबकि हम बाकी लोग जिनमें आध्यात्मिक योग्यता की कमी है उनके पूजनीय रूप को देखने के लिए भाग्यशाली नहीं थे। गांव ये थोड़ा हैरान रह गया। स्वर्ग के देवता मुझ पर विशेष कृपा रखते हैं? गांव के मुखिया ने सिर हिलाया। क्या आप में से हर कोई अपने साथ इसका एक बड़ा हिस्सा घर ले जाए? जहां तक बचे हुए सामान की बात है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या करूं। कुछ ही देर में गांव के मुखिया ने बुनियादी बंटवारा पूरा कर लिया। जहां तक बचे हुए सामान के विशाल ढेर की बात थी तो गांव वाले उसे पूरी तरह से उठाकर ले जा नहीं सकते थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करें। मन ही मन सोचते हुए अगर यह सामान बस इसी बक्से में, उन्होंने आसमान की ओर श्रद्धा से सिर झुकाया और आकाश देवता की कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया। जल्द ही उस छोटे से नजारे वाले बक्से में एक बार फिर शांति लौट आई। उन छोटे लोगों ने फिर से भोजन की तलाश शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने अभी पेट भर खाना खाया था, फिर भी वे जानते थे कि उबले अंडों के विपरीत जो लंबे समय तक ठीक रहते हैं, उनका अगला भोजन पक्का नहीं था और उन्हें कल के गुजारे के बारे में फिर से चिंता करनी शुरू करनी थी। मुझे अभी भी उनके लिए थोड़े चावल और सब्जियां लानी हैं और कभी कभी थोड़ा मांस भी। अरे हाँ, मुझे नमक भी चाहिए। इंसान नमक के बिना जिंदा नहीं रह सकते और ये छोटे छोटे जीव भी तो इंसान ही हैं, है ना? अब जब इस बारे में सोचता हूं तो चीजें थोड़ी पेचीदा होती जा रही हैं। यह अब छोटे लोगों को रखने जैसा कम और हमस्टर से भरा पूरा पिंजरा पालने जैसा ज्यादा लग रहा है। इन 42 छोटे लोगों की भूख देखकर लगता है कि सिर्फ इन्हें। मुझे बाइडू पर एक भी जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं अपनी पसंदीदा मिलिट्री हिस्ट्री फोरम पर वापस गया और बिना नाम बताए एक पोस्ट किया। अगर आपके पास एक छोटी सी दुनिया से आए छोटे छोटे लोगों का एक ग्रुप हो तो आप क्या करेंगे? किसी ने सच में पूछा। क्या उनमें कोई औरतें भी हैं? और उसके बाद एक और कमेंट आया, मैं उसे हर दिन पकड़कर उसकी स्कर्ट ऊपर उठा दूंगा। यह तो हद ही हो गई। जहां तक मेरी बात है, मैंने डियोरामा बॉक्स पर एक नजर डाली ताकि यह पक्का हो जाए कि उन छोटे लोगों को तुरंत किसी देखभाल की जरूरत नहीं है, और फिर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सीधे पास के सुपरमार्केट की ओर भागा। चावल की एक बोरी अपने कंधे पर लादी, पोर्क के 2 टुकड़े खरीदे, सब्जियों का एक थैला उठाया और यहां तक कि नमक का एक बड़ा पैकेट भी ले लिया। कुल मिलाकर 100 युआन से कहीं ज्यादा खर्च कर दिए। घर लौटने पर मैंने डियोरामा बॉक्स के अंदर से मुट्ठी भर चावल लेकर उसने गांव में उस छोटी लड़की का घर ढूंढ निकाला। उसने अपने हाथों को एक कीप जैसा आकार दिया, उन्हें लड़की की खिड़की की ओर साधा और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे मुट्ठी भर चावल उसके घर के अंदर डालना शुरू किया। वह तब तक डालता रहा जब तक कि कमरा आधा भर नहीं गया। तभी उसने खुशी से अपने हाथ आपस में ताली की तरह बजाए और लड़की के लौटने का इंतजार करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि इतने सारे। बेहद नाराजगी भरे अंदाज में उसने पूछा, क्या अलग अलग गांवों से बकाया टैक्स अभी तक वसूल नहीं किया गया है? ऊपर के अधिकारी इसके लिए बहुत जोर डाल रहे हैं। राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी ने तुरंत एक नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, हुजूर, शानक्सी की विशाल धरती 1000 ली तक सूख चुकी है और लोग बस किसी तरह अपनी जान बचाए हुए हैं। उन आम लोगों के हाथों में सचमुच एक भी पैसा नहीं बचा है। हम चाहे कितना भी जोर क्यों न डालें, हम कुछ भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल भी हमें सूखे का सामना करना पड़ा था, फिर भी किसी तरह हम थोड़ी बहुत फसल जुटाने में कामयाब रहे थे। आखिर क्यों इस साल बाकी सभी सालों के मुकाबले हम कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं? सूखे के पहले साल में लोगों के पास अनाज का भंडार होता है जिस पर वे निर्भर रह सकते हैं।
दूसरे साल में हो सकता है उन्हें अपने खाना पकाने के बर्तन तोड़ने पड़े और अपने खानदानी गहने बेचने पड़े, लेकिन फिर भी वे किसी तरह अपना लगान चुकाने का इंतजाम कर ही ले। कानूनी सलाहकार चौंक गया। कृपया सुनिए महामहिम, मैंने उनसे किसी भी तरह की कोई रिश्वत नहीं ली है। वे तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। भला मेरे हाथ गर्म करने के लिए उनके पास पैसे कहां से आएंगे? सच तो यह है कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनकी तरफ से आवाज उठाऊं। झांग याओकाई ने उपेक्षा से नाक सिकोड़ी और उसके बाद सलाहकार की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पास जब तुम्हें ऐसे नीच लोग मिले तो उन पर जरा भी रहम मत करना, उन्हें इतना पीटना कि वे अधमरे हो जाएं। दरबान जोर से चिल्लाकर अपनी सहमति दी, लेकिन कानूनी सलाहकार यह देखकर सन्न रह गया। हुजूर, आप ऐसा हरगिज न करें। आम लोग पहले ही बहुत तकलीफें झेल रहे हैं। अगर आप उन पर इतना ज्यादा जोर डालेंगे और ईमानदार नागरिकों को हताश करके बगावत करने पर मजबूर कर देंगे तो इससे वही विद्रोह भड़क उठेगा जिसे हम रोकना चाहते हैं। निकल जाओ यहां से। तुम्हारी इस पागलपन। वह लुढ़कता हुआ सीधे उसकी तरफ आ रहा था। वह तुरंत वहीं जम गया और अपने आस पास की चीजों को खाली नजरों से घूरने लगा। तुम कितने विशाल हो तुम। जब वह पूरी तरह से हैरान परेशान होकर वहीं खड़ा था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी ठीक उसके ऊपर आसमान में महान आकाश देवता का चेहरा हल्का सा उभर आया। उस चेहरे पर एक मुस्कान थी जो पलक झपकते ही बादलों में फिर से गायब हो गई। काफी देर बाद जाकर गांव का मुखिया वहां पहुंचा। यह भी तो महान आकाश देवता का ही दिया हुआ आशीर्वाद है ना? यह दुनिया इतनी बड़ी नहीं है कि तुम जैसे लोगों को अपने अंदर समा सके। गांव ये ने सिर हिलाया। महान आकाश देवता तो बस मेरे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। जान बूझकर मेरे घर को सफेद चावलों से लबालब भर दिया था ताकि जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं वे मुझे उन्हीं चावलों के नीचे दबा दें। गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। ऐसा मजाक? हमें अभी तक यह नहीं पता कि यह चावल सिर्फ ये को दिया गया था या हम सभी को। अगर यह सिर्फ ये के लिए था तो गावू, तुमने इतनी लापरवाही से स्वर्गीय देवता के सामने घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम भी उन पहाड़ी डाकुओं की तरह मांस का लुगदा बनकर मरना चाहते हो? अपने हाथों की एक तेज हरकत से चावल का वह बड़ा बोरा जिसे गांव वू ने उठा रखा था उसके हाथों से छूट गया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। फिर गांव के मुखिया ने गांव ये की ओर, शुक्रिया बिग राइस। अगर हम तुम्हारी अच्छी किस्मत का थोड़ा फायदा उठा लें और उसमें से थोड़ा हिस्सा खुद भी ले लें तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा। ठीक उसी समय जब वह बोल ही रहा था, गांव के प्रवेश द्वार की तरफ से अचानक एक घमंडी और अकड़ भरी आवाज गूंजी। ओ गांव, फैमिली विलेज के नीच लोगों, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अपने घरों में छिपकर मरने का नाटक करना बंद करो। तुम लोग शाही दरबार का बकाया टैक्स कब चुकाओगे? उस काउंटी का डेंटिस्ट आ गया है। गांव के मुखिया, तुरंत यहां आओ। ये चूवू और तुम बाकी सब नौजवानों तुरंत काम पर लग जाओ। ये सारा चावल उठाकर ये के घर ले जाओ और पक्का कर लो कि दरवाजा कसकर बंद हो। मैं गांव के प्रवेश द्वार पर जाकर डेंटिस्ट को संभालता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। किसी भी हाल में उन्हें इस कमरे के अंदर रखे चावल की एक झलक भी नहीं मिलनी चाहिए। इसी बीच ड्यूरामा बॉक्स के बगल में खड़े होकर मैंने अचानक देखा कि 5 और आकृति। मैंने फौरन अपना कान दीवार से सटा दिया। मैंने एक छोटे अधिकारी को दबी आवाज में गाली देते सुना। अरे ओ नीच कमीनों के झुंड, जब तुम्हें सोना चाहिए। अधिकारी लोहे की दांतों को लहराते हुए, अगर कर नहीं चुकाए तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, हम कर नहीं चुकाते क्योंकि हमारे पास पैसे और अनाज नहीं है। हम सब भूख से मरने वाले हैं। आप देखिए ये मौसम, कई महीनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई। खेतों की फसलें पूरी तरह से सूख गई हैं। अधिकारी ने ठंडी हंसी में कहा, भुखमरी कोई बहाना नहीं है। सरकार को हर हाल में कर चुकाना होगा, नहीं तो। गांव के मुखिया ने दुखी चेहरे के साथ कहा, सर, आप देखिए हमारे गांव के लोग कितने कमजोर हैं। हवा चलने पर गिर जाएंगे। जैसे कि उनके पास पैसे हैं, सब भूख से मरने वाले हैं। सच में कर चुकाने का कोई उपाय नहीं है। उसने कहा, मैं अभी गांव में जाकर देखूंगा। अगर मैंने तुम्हें छुपा हुआ पाया तो तुम बुरे फंसोगे। उसने मुखिया को धक्का देकर गांव की ओर बढ़ा दिया। यह दृश्य मुझे गुस्सा दिला रहा था।
यह अधिकारियों का गरीबों पर अत्याचार था। मेरे मन में एक अजीब और रहस्यमय भावना जागी। मुझे डर था कि यह बक्सा मेरे सोचने से कहीं अधिक जटिल है। जल्दी ही 5 अधिकारी गांव में खोजबीन करने लगे। मुखिया का चेहरा तनाव में आ गया। आम लोगों के घरों में खोजबीन करने से डर नहीं लगता, क्योंकि सच में उनके पास अनाज नहीं है। लेकिन हाइये के घर में तो आधे कमरे भर के चावल हैं। अगर अधिकारियों ने उसे खोज लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह तनाव में आता गया, वह और अधिकारियों ने तुरंत गांव वालों की नजरें देखीं, जो एक पुरानी खंडहर में जमा हो रही थीं, जैसे उस घर में कुछ छिपा हुआ हो। गांव के सभी युवा उस खंडहर के सामने खड़े थे। उनमें से 2 लोग दरवाजे को अपने पीठ से रोक रहे थे, जैसे दरवाजा खुलने पर अंदर से कुछ निकलने वाला हो। अधिकारियों का ध्यान तुरंत उस खंडहर पर केंद्रित हो गया। एक अधिकारी हाइये के घर की ओर बढ़ा। गांव वाले तुरंत बहुत चिंतित हो गए। सभी के चेहरे बदल गए। मुखिया ने अनजाने में अधिकारियों के सामने खड़ा हो गया। जाओ, यहां से निकल जाओ। उस अधिकारी ने जोर से धक्का दिया। मुखिया एक तरफ गिर पड़ा। अधिकारी एक झटके में घर के सामने पहुंच गए और सामने खड़े युवाओं पर चिल्लाए, सड़क से हट जाओ। कुछ युवा ने अपनी मुट्ठियां कस ली, लेकिन कोई भी हाथ नहीं उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था और न ही कोई हटने को तैयार था। अधिकारी ने एक लात मारी और उन्हें एक तरफ धकेल दिया। वह लकड़ी अधिकारी के दबाव को सहन नहीं कर पाने के कारण अंदर का चावल तुरंत बाहर आ गया। सबसे आगे खड़ा अधिकारी चौंक गया, तुरंत पीछे कूद गया। जब उसने विशाल चावल के दाने देखे तो वह भी चौंका। अन्य 4 अधिकारी भी आश्चर्य से मुंह खोले खड़े रह गए। दृश्य अचानक अजीब शांति में बदल गया। कुछ सेकंड बाद एक अधिकारी ने हकलाते हुए पूछा, हाइये गांव में ऐसा क्या छिपा है? यह चावल है, यह कैसे संभव है? यह हमारे लिए देवताओं द्वारा दिया गया है। यह भगवान का बचाव है। अगर तुमने उन्हें छुआ तो देवता तुम्हारी जान लेंगे। 5 अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। दृश्य फिर से कई सेकंड तक ठहरा रहा। कोई नहीं बोला। मैं चुपचाप देख रहा था। यह नहीं जानता था कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। अगर मैं अपने 2 छोटे लोगों की रक्षा करना चाहता हूं तो मुझे अब लेकिन क्या यह सही है? ये 5 अधिकारी कहां से आए हैं? कैसे बक्से में आए? क्या और भी छोटे लोग बक्से में आएंगे? बहुत से सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इस समय बेतरतीब ढंग से कार्य करना सबसे अच्छा समाधान नहीं हो सकता। मैंने एक पल सोचा। मैंने अपने फोन से एक तस्वीर ली, फिर एक हाथ को बक्से के ऊपर लहराया। अगर मेरे छोटे लोगों को खतरा हुआ तो मैं हाथ अंदर डालने के लिए तैयार था, इन 5 बाहरी अधिकारियों को खत्म करने के लिए। दूसरी ओर आसमान में एक बड़े हाथ को देखकर हाई बहुत घबरा गया। उसे पता था कि देवता का हाथ उठाना क्या अर्थ रखता है। कल उसने अपनी आंखों से देखा था कि देवता ने एक थप्पड़ से सभी लुटेरों को मांस की चपटी बना दिया था। वह डरावना और संतोषजनक दृश्य अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। हाई बहुत घबरा गया, ने तुरंत सिर उठाया और आसमान में जोर से चिल्लाया, नहीं देवता, मैं आपसे विनती करता हूं, उन्हें मत मारो। हमारे पूरे गांव का नाश हो गया है। गांव वाले हंसने लगे और उन 5 अधिकारियों ने भी एक साथ हंसना शुरू किया। फिर सभी ने एक साथ आसमान की ओर देखा, मन में सोचते हुए, इसका क्या मतलब है? यह गांव वाला आसमान में चिल्ला रहा है, हमें मत मारो। आसमान में ऐसा क्या है जो हमें मार सकता है? 5 कुछ नहीं दिख रहा है। वह भी बेवकूफ नहीं थे। तुरंत मुखिया के कहे शब्दों को याद किया। लेकिन अगले ही पल एक अन्य अधिकारी ने कहा, मुझे तो झटका लगा। क्या सच में कुछ ऐसा है जो मुझे मार सकता है? नतीजा यह है कि कुछ बेकार लोग नाटक कर रहे हैं। एक अधिकारी ने हाई यी पर चिल्लाते हुए कहा, तू यह क्या बकवास कर रहा है? अधिकारियों को डराना सरकार के खिलाफ है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जल्दी भागो। देवता ने हाथ उठा लिया है, तुमने उसे नाराज किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तुम्हें एक एक करके मार डाल। पीछे की ओर से अधिकारी ने चिल्लाया, उस भ्रामक औरत को पकड़ो, उसे काउंटी कार्यालय ले जाओ और धीरे धीरे पूछताछ करो। वह शायद एक धोखेबाज है। एक अधिकारी ने अपनी लोहे की दांत उठाई और हाईये की ओर धीरे धीरे बढ़ा।
हाइये ने उस अधिकारी को एक नजर दी, फिर ऊपर देखा। बादल खुल गए। देवता का हाथ तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था। जल्दी ही वह अधिकारी के सिर के ऊपर पहुंच गया। यह स्पष्ट था कि देवता उसकी रक्षा कर रहे थे। अगर यह अधिकारी उसके खिलाफ, देवता एक थप्पड़ से उसे मांस की चपटी बना देंगे। लेकिन अधिकारी और लुटेरे अलग हैं। लुटेरों को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर अधिकारी हाई ये गांव में मारे गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सरकार यह समझेगी कि हाई ये गांव के लोगों ने उन्हें मारा है और पूरे गांव पर बगावत का ठप्पा लगेगा। सेना दबाने आएगी और सबको बिना दफनाए मार दिया जाएगा। हाई ने सिर उठाकर आसमान में फिर से चिल्लाया, मैं आपसे विनती करता हूं, मत मारो। मैंने एक लड़की की पुकार सुनी और तुरंत समझ गया, इन 5 अधिकारियों के पीछे और भी अधिकारी हैं। उनकी पहचान उनके पीछे की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह दृश्य बक्सा बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने देखा। इस बार मैं लड़की की इच्छा के अनुसार चलूंगा। मैंने पहले अधिकारियों को मारने का इरादा छोड़ दिया और सिर्फ 2 उंगलियां बाहर निकाली। उसने अपने कंधे पर एक भारी दबाव महसूस किया जो उसके पूरे शरीर की हड्डियों को चटकाने के कगार पर ले आया। वह बाईं ओर और दाईं ओर देख रहा था, यह देखने के लिए कि क्या उसके पास कुछ है, लेकिन उसके पास कोई चीज नहीं थी। वह केवल अदृश्य दूरी को महसूस कर सकता था। अन्य 4 अधिकारियों ने भी सिर उठाया। उस अधिकारी को देखकर जो हवा में संघर्ष कर रहा था, उनके चेहरे पर भय था। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और तुरंत घुटने टेक दिए। देवता प्रकट हो गए। उसका पैंट भी पूरी तरह से गीला हो गया था। वह हवा में अपने हाथ पैर लहराते हुए जीवन और मृत्यु के बीच चिल्ला रहा था, देवता कृपया मुझे माफ करें, देवता कृपया मुझे माफ करें। मैंने अनजाने में अपमान किया, मैंने गलती की, मुझे माफ करें। अन्य 4 अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए नहीं जानते थे कि क्या करना है। ठीक उसी समय मैंने अपने गाल फुलाए और अन्य 4 अधिकारियों की ओर एक सांस ली। एक तेज हवा उठी, पीछे की ओर धकेल दिया। 3-4 मीटर दूर उड़ते हुए जमीन पर गिरकर जोर से गिरे। उनकी पीठ लगभग टूट गई। अब चारों को पता चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे जल्दी से पलटे और फिर जमीन पर गिरकर अपने माथे को पीले रेत पर झुकाए। मैंने कहा, उन्हें जाने दो, जो कुछ भी हुआ उसे बाहर मत बताना। हाई ने जोर से कहा। देवता ने कहा कि तुम सब चले जाओ और तुम्हें चेतावनी दी है कि देवता के आदेश का पालन करते हुए वे उठकर भाग गए। हवा में लटका हुआ अधिकारी रोते हुए बोला, मैं भी जाना चाहता हूं, देवता कृपया मुझे जाने दो, यहां मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैंने हाथ छोड़ा। वह अधिकारी एक जम ऊंचाई से गिर गया, जोर से गिरे, लेकिन उसने दर्द को सहन किया और फिर से उठकर अपने 4 सहयोगियों के पीछे भागा। मेरी नजरें उन 5 अधिकारियों पर टिकी थीं। मैं देखना चाहता हूं कि ये 5 अधिकारी वास्तव में इस दृश्य से कैसे निकलते हैं। एक टकराव में वे गांव से भागते हुए जल्दी ही दृश्य बॉक्स के किनारे पहुंच गए। 5 ने जैसे उस कांच की दीवार को नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे, कांच में प्रवेश कर गए और इस तरह बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कांच की दीवार एक दूसरे विश्व का दरवाजा हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि छोटे लोग दृश्य बॉक्स में आ जा रहे हैं और मैं सोच में पड़ गया कि मुझे अपने दृश्य बॉक्स पर फिर से विचार करना होगा। शायद यह सिर्फ इन 42 छोटे लोगों को पालने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक छोटे लोगों के देश से जुड़ता है। मैंने सोचा कि मैंने एक छोटा सा बॉक्स छोटे लोगों का पाला है, तो बस इसे पालते रहो जैसे एक छोटे। लेकिन अगर मैं एक छोटे लोगों के देश की ओर देख रहा हूं तो अध्ययन के लिए बहुत सी बातें हैं। मैंने अपना दृष्टिकोण गांव के छोटे लोगों की ओर मोड़ दिया। इस समय छोटे लोग भाग चुके थे। गांव के छोटे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, आकाश की ओर उत्सव मनाते हुए। एक युवा लड़की जो केवल भगवान से बात कर सकती थी, गांव के छोटे लोगों के बीच में थी। वे सब एक साथ उससे कुछ कह रहे थे। उस युवा लड़की ने सिर उठाया और आकाश में चिल्लाई, हे भगवान स्यांसिमेन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। सभी लोग आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये देवता केवल मुझे दिया गया है या सॉन्सिम मैम भी इसका आनंद ले सकते हैं? मैंने अपनी नजर उस युवा लड़की पर केंद्रित की।
वह मुझसे संवाद कर सकती थी, वह मेरी बातें सुन सकती थी और उसके माध्यम से मैं छोटे लोगों के देश की बातें समझ सकता था। लगता है अब इस युवा लड़की से कुछ बातें करने का। मैंने कहा, चावल सबको बांट दो और मेरे पास कुछ सवाल हैं। युवा लड़की खुशी से बोली, स्योनसिमन, भगवान ने कहा, ये चावल हम सभी के लिए हैं, सब लोग बांट सकते हैं। गांव के छोटे लोग तुरंत खुशी से चिल्लाने लगे, भगवान की कृपा हो, भगवान की जय। उन्होंने सबको चुप रहने के लिए कहा, मुझे सवाल पूछना है। युवा लड़की ने तुरंत जोर से कहा, सब लोग चुप रहो, भगवान के पास मुझसे कुछ सवाल हैं। उसकी इस आवाज पर सभी लोग तुरंत चुप हो गए। आप किस ग्रह या महाद्वीप पर हैं? युवा लड़की समझ नहीं पाई। उसने यह वाक्य दोहराया और सभी गांव के छोटे लोगों को बताया, लेकिन वहां मौजूद छोटे लोग एक भी नहीं समझ पाए। यहां तक कि उनमें से सबसे ज्यादा जानकार, जो सब उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उन्हें इन शब्दों का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने समझ लिया, हालांकि संस्कृति एक समान है, लेकिन उनकी ज्ञान स्तर अभी भी सैकड़ों साल पहले के स्तर पर है। आप किस देश में हैं? अब कौन सा वर्ष है? छोटे लोगों को देश का थोड़ा बहुत ज्ञान था। वे जानते थे कि वे एक देश में हैं जिसमें एक सरकार और सेना है, लेकिन इस देश का नाम क्या है और यह किस युग का है, वे सभी नहीं जानते थे। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। ये लोग तो यह भी नहीं जानते कि वे किस देश के लोग हैं, कौन सा वर्ष है। यह तो विनवों की उच्च स्तर की बात है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो समझ गया। प्राचीन किसान एक भी अक्षर नहीं पढ़ते थे, गांव से बाहर नहीं निकलते थे और सबसे दूर तक शायद सैनचान तक ही पहुंचे होंगे। बाहरी दुनिया के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। गांव के छोटे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। गांव के मुखिया ने धीरे से अपने पास खड़े रिश्तेदार से कहा, भगवान शायद बहुत निराश हैं। गांव के मुखिया ने निराशा से कहा, हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो वह निश्चित रूप से निराश होंगे। अब क्या करें? गांव के मुखिया ने गंभीरता से सोचा, आप भगवान से कहें, कृपया हमें थोड़ा समय दें, हमें एक विद्वान खोजने दें। विद्वान? गांव में तो कोई विद्वान नहीं है। मुखिया ने कहा, गौजाचुन में तो नहीं है, लेकिन काउंटी शहर में है। मैंने सबसे विद्वान व्यक्ति को देखा, वह तो निश्चित रूप से जसेंदारन है। गोये ने शर्माते हुए सिर हिलाया, जसेन लॉये, हम उसे कैसे बुला सकते हैं? मुखिया ने कहा, तो हम जसेन लाये के शिष्य को बुलाएंगे। गौये ने सिर हिलाया, शिष्य बुलाना तो बहुत आसान है। मुखिया ने पास खड़े एक युवा लड़के की ओर देखा, चूऊ, आगे आओ। गौ चूऊ एक कदम आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया ने कहा, कल सुबह जल्दी तुम गांव के कुछ युवा लड़कों को ले जाओ, अच्छे से खाना खाओ, ताकतवर हो जाओ और काउंटी शहर चलो शिष्य को गौजाचुन लाने के लिए। अगर वह आना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसे पीट कर लाना। याद रखो, हमारी जान भगवान से मिली है। भगवान को जो चाहिए हमें उन्हें देना चाहिए, नहीं तो भगवान हमसे निराश होंगे। गांवचू ने बड़े मुंह से कहा, ठीक है, ठीक है, भगवान ने मुझे बड़ा अंडा दिया और मुझे बड़ा चावल भी दिया, मैं उनकी बात सुनूंगा। सब कुछ ठीक करने के बाद मुखिया ने हाथ उठाया, चावल बांट दो, सबको भरपेट खाना खाओ। 42 गांव के छोटे लोग लाइन में खड़े होकर गोये के घर के बाहर चावल बांट रहे थे। यह एक परिवार के लिए कई दिनों के लिए पर्याप्त है। बाकी 41 लोगों के बाद गोये के घर में अभी भी बहुत सारा चावल बचा है। शायद अभी भी कई उदाहरण हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता कि गोये ने ज्यादा बांटा है। इन अनपढ़ और अंधविश्वासी गांव वालों के मन में गोये की स्थिति अब अन्य धर्मों की संत के समान है। संत तो निश्चित रूप से पवित्र और अपमानित नहीं हो सकती। सभी परिवार वाले पानी उबालने और खाना पकाने लगे। मोपन बड़े चावल को एक बार में नहीं पकाया जा सकता, पहले चावल को तोड़ना, लेकिन केवल शुद्ध बड़े चावल खाकर भरपेट होना बहुत विलासिता है। उन्होंने केवल आधी मात्रा पकाई, उसमें जंगली सब्जियां, पेड़ की छाल और घास की जड़ें मिलाकर पकाई। इस तरह एक बार का बड़ा चावल 2 बार का बन सकता है। मैंने लार्ज मैग्नीफायर से देखा कि वेगो में क्या पका रहे हैं और अनजाने में सिर हिलाया। मैंने तुम्हें अनाज दिया है, तुम यह क्या पका रहे हो? इस तरह खाने से शरीर को कैसे अच्छा होगा? मैं एक टुकड़ा सुअर का मांस
दृश्य बॉक्स में डालने जा रहा था, लेकिन सोचते सोचते रुक गया। अगर मैं सीधे इन लंबे समय से भूखे गांव वालों को तेज दवा दूंगा तो वे संभवतः पेट की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं, और अगर वे बीमार हो गए तो यह बुरा हो सकता है। छोड़ो, धीरे धीरे उनके आहार को समायोजित करते हैं। और जो भोजन मैंने नकारा वह गौजाचरण के गांव वालों के लिए एक दुर्लभ व्यंजन है। अब पड़ोसी से छिपकर खाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हर घर में वही खा रहे हैं। अब आपदा से पहले के माहौल में वापस आ गए हैं। गांव में काफी हलचल है। बहुत समय हो गया है जब मैंने इतना अच्छा चावल नहीं खाया। मुखिया घर के दरवाजे पर बैठकर खाना खा रहा है। यह सच में बहुत अच्छा है। हमारे अपने उगाए हुए से ज्यादा सुगंधित है। गौशु वो एक बड़े कटोरे के साथ आदेश दे रहा है। यह लड़का युवा और मजबूत है, दूसरों की तुलना में ज्यादा खा सकता है, जैसे कि उसने कई जन्मों से खाना नहीं खाया हो। सच में डर लगता है कि वह खुद को चौक कर देगा। गौ ये अकेले दरवाजे पर बैठकर धीरे धीरे खा रहा है। एक निवाला खाने में उसे आधा दिन लग रहा है। वह खाते खाते आंसू बहा रहा है। मां, अफसोस कि तुम इसे नहीं भोग सकोगी। खाना खाने के बाद रात का समय धीरे धीरे आ रहा है। गांव के छोटे लोग अपने छोटे घरों में आराम करने के लिए लौट गए। मेरा ध्यान दृश्य बॉक्स से हटा और मैंने एक लंबी खींची, मोबाइल खोला और फिर अपने कृपया सब लोग इस तस्वीर को देखें। तस्वीर में गांव का नाम गौजाचवन है, अंदर की लड़की का नाम गौ ये है, युवा पुरुष का नाम गौचू ऊ है और 5 अधिकारी हैं। आप इस तस्वीर से क्या सोच सकते हैं? इन अधिकारियों के कपड़े मिंग राजवंश के दंत चिकित्सक जैसे लगते हैं। गौ ये और गौचवू भी मिंग राजवंश के नामकरण के तरीके के समान हैं। हाँ, मैंने भी तुरंत देखा कि यह निश्चित रूप से मिंग राजवंश होना चाहिए, लेकिन यह नहीं देख सकता कि यह किस वर्ष का है। दृश्य बॉक्स बहुत अच्छा बना है। छोटे लोग जीवंत हैं। वास्तव में मिंग राजवंश के समय दंत चिकित्सकों द्वारा आम लोगों पर अत्याचार का छोड़ो, सोने का समय है। 2023 का वर्ष, 13 जुलाई, सुबह 7 बजे। तापमान पहले ही 33 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर यह दोपहर में पहुंचा तो क्या सूरज लोगों को मार नहीं देगा? लीदाओ स्वयं नींद में बिस्तर से उठता है। उसकी पहली नजर बिस्तर के पास के दृश्य बॉक्स पर होती है। यह बॉक्स पहले दरवाजे पर था, फिर लिविंग रूम में ले जाया गया और कल रात सोने से पहले इसे बिस्तर के पास ले जाया गया था। यह कंप्यूटर के साथ रखा गया था ताकि उसे पहली नजर में देख सके। बॉक्स में कोई समस्या नहीं लगती। छोटे लोग उठ चुके हैं। गांव कुछ युवा गांव वालों के साथ नाश्ता कर रहे हैं।